हम बात करते करते दिल्ली तक चले गए थे और आपके पिताजी द्वारा आपको यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन के लिए दिल्ली बुलाने की बात कर रहे थे, लेकिन दिल्ली का लिंक बातों में हमारे कैसे आया उसका रेफरेंस हमें, मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को देना चाहिए। और आपके परिवार की एक बड़ी पारिवारिक लेगेसी रही है। मुझे लगता है कि जो दर्शक हमारे माध्यम से आपको जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें आपके परिवार के बारे में, आपके पिताजी के बारे में, आपके माताजी के बारे में भी एक तरीके से जानना चाहिए। और वो आप बहुत विस्तार से अगर बताएंगे तो मुझे लगता है कि हमारे दर्शक उसको और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में आपके माता और पिता की दोनों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और उसके बाद में आपके जो परम पूज्य पिताजी रहे हैं, वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर आप बताएंगे उनके बारे में तो हमारे दर्शक उनसे और ज़्यादा या आपसे और ज़्यादा एक तरीके से जानकारी हासिल कर पाएंगे। मैं जो भी आज कुछ हूँ या जो भी मेरी पर्सनालिटी है, उसके पीछे वो दोनों का ही हाथ है। पिताजी हो या माताजी हो, दोनों शिक्षा क्षेत्र में थे। माताजी टीचर थी, बाद में प्रिंसिपल बनी गर्ल्स हाई स्कूल की और वो रिटायर हुए। पिताजी भी पहले प्रोफेसर थे, फिर प्रिंसिपल बने, फिर वाइस चांसलर बने और इन बिटवीन मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा भी बने। लेकिन जो हमारी पिताजी की कर्मभूमि नांदेड़ है या मराठवाड़ा है, उसमें उनको जाना जाता है उनके शिक्षा क्षेत्र में जो उन्होंने योगदान किया। लोग उनको खासदार बोल के उतना नहीं जानते जितना उनको प्राचार्य बोल के जानते हैं, जितना उनको एक टीचर के तौर पे जानते हैं। उनका नाम भी ले लीजिए। जी.आर. मैसेकर या गोविंद राव मैसेकर, हम और मेरी माताजी का नाम आशा मैसेकर। ये दोनों ने हम चारों भाई बहनों को इस तरह से ढाला और इस तरह से बड़ा किया, और जो संस्कार हमको दिए वो संस्कार का ही आउटकम हम चारों भाई बहन है। और ये करते वक्त, जैसा मैंने कहा, पिताजी तो काफ़ी व्यस्त रहते थे, उनको उतना टाइम नहीं मिल पाता जो हमारे लिए दे। वो कॉलेज हो या उनका अलग अलग कमिटीज पे काम करते थे, तो उसकी वजह से। बट माताजी की भूमिका काफ़ी रही। हमारी जड़न या घड़न जो भी बोलते हैं, हमारा जो हम जो आज बने हैं उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। और इसीलिए मैं हर मेरे संभाषण में मैं कहता हूँ कि अगर आप भगवान को नहीं मिल पाए तो ये दो आपके लिए भगवान है, आपके माता पिता। बस उनकी भी आपने पूरी तरह से हिफाजत की, उनकी केयर की, तो आपने भगवान को पा लिया। और उसी दृष्टि से मैं मेरे माता पिता को देखता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ही आज हम जो भी बन पाए, उसमें पूरा श्रेय उनका है। आपका परिवार भी जो है एक तरीके से मिनी इंडिया है। हाँ, बेसिकली पिताजी बहुत प्रोग्रेसिव थे। उन्होंने 1948 में इंटरकास्ट मैरिज किया, और उसी तरह से हमारे भाई बहनों का हुआ है। बड़े सिस्टर का मैरिज कर्नाटका में, कर्नाटका एक कानड़ी लड़के से जो कि मराठा कास्ट का है। छोटी सिस्टर का, छोटी मतलब मेरे से बड़ी है, मतलब दोनों में छोटी जी थी, उसका गुजरात में हुआ एक गुजराती से जो ब्राह्मण था। अनफॉर्चुनेटली वो कोविड की फर्स्ट वेव में चले गए। वो दोनों डॉक्टर हैं, उनके हस्बैंड भी डॉक्टर थे। भाई यहाँ नागपुर से है, और मेरी खुद की वाइफ पंजाबी है, मध्य प्रदेश से है। तो कोई बार नहीं था हमारे इस घर में कि हम कहाँ से शादी करें, किससे शादी करें। इसीलिए मिनी इंडिया आप कह सकते हो कि हम एक मिनी इंडिया को रिप्लिकेट करते हैं। जब भी हम सब साथ आ जाते हैं तो अलग अलग स्टेट और अलग अलग भाषा, ये सबका
चलते रहता है, मिलजुल चलते रहता और ये क्या कहानी है कि आप को एक बड़े अफ़सर ने कहा कि हम आपको एक जगह नियुक्ति देना चाहते हैं, आप उस नियुक्ति को स्वीकार कर लीजिए क्योंकि आप वो सर्विस जो है वो बहुत बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। लेकिन आपने उसको मना कर दिया और फिर उसके बाद में उसी जगह पर आपकी नियुक्ति हुई, नियति ने वो नियुक्ति तय की और बहुत बेहतर तरीके से जो है वो काम हुआ। मैं बात कर रहा हूँ आपके गृहनगर नांदेड़ में ही, जब आप बतौर म्युनिसिपल कमिश्नर थे और वहाँ जो गुरुद्वारा है, वो बड़ा प्रसिद्ध है और वहाँ पर जो एक तरीके से उत्सव मनाया गया, उसके नियोजन की एक महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी आपके कंधे पर थी। मैंने जैसे कहा कि मैं नांदेड़ पोस्टिंग नहीं लेना चाहता था और न कभी लेता। एक मिनट पहले जो मैंने कहा, मेरे माता पिता मेरे लिए अंतिम थे और मेरी माता जी की इच्छा थी कि वो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी, वो चाहती थी कि 1 आध 2-3 साल तो मैं उसके साथ रहूं। और इसी वजह से फिर मैंने निर्णय ले लिया कि मैं नांदेड़ जाऊंगा। उस वक्त मेरे पास कुछ प्राइवेट के भी अच्छे ऑफर थे। गुरुद्वारा बोर्ड पे भी मुझे नियुक्त करने की बात हो रही थी, लेकिन मैंने वो दोनों रिफ्यूज़ किए और मैं नांदेड़ में निकल गया एज ए एडिशनल CEO ज़िला परिषद। जैसा मैंने कहा, डेस्टिनी, कर्म, जो भी आप कहो, 2 या 3 महीने मैंने वहाँ काम करने के बाद मुझे म्यूनिसिपल कमिश्नर नांदेड़ बना दिया गया। और म्यूनिसिपल कमिश्नर नांदेड़ बनने के बाद जो गुरुता गद्दी का एक वहाँ सेलिब्रेशन होने वाला था, जैसे कि सिख धर्म में 10 सिख गुरु हो गए। पहले गुरु नानक जी थे और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी। ये 2 ही गुरु है जिन्होंने साउथ इंडिया में भी टूर किया और नांदेड़ ये दोनों आए थे। 1708 में गुरु गोविंद सिंह का जब वो स्वर्ग चले गए, जाने के पहले उन्होंने कहा कि मेरे बाद अब कोई गुरु नहीं होगा, गुरु ग्रंथ साहब ही आपके गुरु होंगे। तो उसका एक सेलिब्रेशन 300 साल होने के बाद 2008 में मनाया गया। गुरुता गद्दी मतलब गुरु की गादी देना। कई बड़ी बड़ी राजनीतिक हस्तियां भी आई उसमें। हाँ, तो उस वक्त नांदेड़ का काफ़ी चेहरा मोहरा बदलने की बात चली। तब जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन आया था, उसमें नांदेड़ का इंक्लूजन हुआ और नांदेड़ में काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वहाँ आए। ये तो मेरा सौभाग्य था कि मैं वो गुरुता गद्दी के इसमें मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन थोड़ा बहुत दे पाया। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि 2010 में मैं वहाँ से बाहर निकल पड़ा और उसके पहले 2009 में मेरी माता जी गुजर गई। मतलब उनकी जो आखिरी इच्छा थी वो भी मैं पूरी कर पाया कि उनके साथ में 3 साल रहा। 2006 में गया, 2009 में वो गुजर गई। तो इसीलिए वो नांदेड़ पोस्टिंग और नांदेड़ का एक अलग अहमियत मेरे जीवन में है, क्योंकि दैट वाज द ओनली टाइम जब मैंने नांदेड़ में फंक्शनल पोस्टिंग की। प्रोबेशन में मैं 1-2 साल था, बट फंक्शनल पोस्टिंग ना पहले भी की ना बाद में भी की। 4 साल वो मैं वहाँ रहा और उसकी सबसे बड़ी वजह मेरी माता जी थी। शायद उन्होंने इसका आग्रह नहीं किया होता तो शायद मैं नांदेड़ नहीं जाता। जीवन यात्रा आपकी बड़ी रोचक है। आप बतौर स्टूडेंट लीडर मुख्यमंत्री का घेराव करने, मंत्रालय में मुख्यमंत्री के दफ्तर तक घुस जाते हैं। एक ये दौर था
और दूसरा दौर ये है कि राज्य के मुख्यमंत्री के साथ राज्य नहीं देश की मुश्किल घड़ी में आप उनके एडवाइज़र के रूप में काम करते हैं। इन दोनों यात्राओं को आप किस तरीके से देखते हैं? और वो किस्सा क्या है कि आप स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री वसंत दादा के कैबिन में घुस जाते हैं उन्हें निवेदन देने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए? वसंत दादा पाटिल पाटिल जी के मैं मुंबई में पढ़ने गया था, 77-78 की बात है। वेटनरी ऑफिसर्स को पहले क्लास 3 ऑफिसर, मतलब कुछ पोस्ट क्लास 2 की थी बट मोस्टली क्लास 3 थे, तो उनको गैजेटेड स्टेटस दिया जाए ऐसी हमारी मांग थी और उसके लिए हमने स्ट्राइक किया था। एक दिन हमने, मतलब आई वॉज जूनियर लीडर, आई वॉज नॉट द सीनियर मोस्ट लीडर बिकॉज मैं तो फर्स्ट ईयर में था, बट ऐसा तय हुआ कि सीएम साहब को घेराव करना है। वसंत दादाजी पाटिल स्वर्गीय वो उस वक्त सीएम थे और उस ज़माने में इतनी सिक्योरिटी की बात नहीं चलती थी। आराम से, मतलब स्टूडेंट होने के बावजूद हम आराम से मंत्रालय में प्रवेश कर पाए। उस वक्त उसको सचिवालय कहते थे। 2-2 के इसमें जैसे कि रहता है कि 5 के ऊपर लोग ना जमे, ये आदेश तब भी था, तो हम 2-2 करके वो सब ऊपर चले गए और 2-2 करके अंदर सीएम साहब के चैम्बर में गए। और एक हालत ऐसी आई कि हम छोड़ के, मतलब स्टूडेंट छोड़ के वहाँ कोई नहीं था, सीएम साहब और हम। हमारे जो नेता थे उन्होंने उनका घेराव कर दिया, हम भी उसमें शामिल थे। कोई वजह होंगी, मैं तो बहुत जूनियर था तब, बट उन्होंने हमारी मांगे मानी नहीं और फिर पुलिस फोर्स आ गया, उन्होंने हमको अरेस्ट करवा लिया सबको। हम सबको ऑर्थर रोड जेल लिया गया जहां हमको दिन भर बिठाया गया और शाम को छोड़ दिया। तो सीएम सर का ये घेराव मैंने उस वक्त किया और ये भी कोइंसिडेंस है कि 1981 में फिर हमने स्ट्राइक किया जब मैं फाइनल ईयर में था। वो स्ट्राइक का भी नेतृत्व मैंने किया एज जनरल सेक्रेटरी। अंतुले साहब तब, स्वर्गीय अंतुले थाप थे, मुख्यमंत्री थे। स्वर्गीय नीलंगेकर साहब हमारे मिनिस्टर थे। किसी तरह से हमने उनको कन्विंस किया और 2 महीने स्ट्राइक चलने के बाद उन्होंने हमारी मांगे मान ली और सभी को गैजेटेड स्टेटस दे दिया। बात तो ऐसी थी कि हमको खुद पे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी मांग, हम जो इतनी दिनों से पीछे है उसके, कई सालों से है। पद्माकर गवई साहब तब चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे। अंतुले साहब ने बात मान ली। करीब करीब शाम के 4:30-5 बजे की बात हो। अब हमारे सामने ये आया कि लोगों को तक ये बात कैसी पहुंचाए। मैं सीधा वहाँ से निकला, ऑल इंडिया रेडियो पे आ गया। अच्छा। ऑल इंडिया रेडियो का उस ज़माने में शाम को 7 बजे न्यूज़ आती थी। मैं करीब करीब 6:30 या 6:45 बजे वहाँ पहुँचा। हमारे कॉलेज में एक रानड़े बोल के लड़की ये करती थी, पढ़ाई करती थी। उसके माताजी वो न्यूज़ देते थे, कुसुम रानड़े बोल के। कई सीनियर लोगों को उनका नाम याद होगा कि कुसुम रानड़े बात में देता है, बल्कि शाम को 7 बजे वो आता था। जैसे ही मैंने एंटर किया, मैंने बोला, मॅडम आम्ही मुंबई वेटनरी कॉलेज, वी आर फ्रॉम मुंबई. अरे 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 किती दिवस झाले ते स्ट्राईक चालला आहे, ते घरीच बसली आहे प्रज्ञा, उनकी लड़की. मैंने कहा कि ख़त्म हो गया और आप ये न्यूज़ में बताओ. बोल मैं कैसा बिलीव करूं आप पे.
मैं बोला मैडम हम आपको झूठ तो बोल नहीं सकते, बट शी वॉज राइट इन हर प्लेस. शी सेड हाउ कैन आई बिलीव ऑन यू एंड गिव दैट एज ए न्यूज. मैं बोला मैडम एक तो काम कीजिए, उस दिन में तो मोबाइल कुछ नहीं था, लैंडलाइन था. मैं बोला सीएम ऑफिस को फ़ोन लगा दीजिए यहाँ से वर्षा पे. ये हमारा लक था कि जैसे उन्होंने फ़ोन लगाया उधर से किसी ने फ़ोन उठाया और वो भी सीएम का पीआरओ था. तो उसने तुरंत उनको बोल दिया हाँ ये बरोबर आहे, आम्ही आता टेलिप्रिंटरवरती बातमीच टाकतोय म्हणून. तो उन्होंने कन्फर्म कर लिया. वो बोले की मी आत्ता बातम्यांसाठी जाते, तुम्ही लवकर पाठवू शकाल का. तो शायद उन्होंने भेज दिया वो टेलीप्रिंटर पे. पहली न्यूज़ वो आई 7 बजे की कि वेटनरी वालों का स्ट्राइक खत्म हो गया है, बल्कि उनकी मांगे सीएम सर ने मांग ली. अब ये हो गई मेरी स्टूडेंट लाइफ की बात. जब कोविड आया तब मैं डिविजनल कमिश्नर पूना था. तब के सीएम ऑनरेबल उद्धव जी ठाकरे थे. वो कई बार मुझसे सलाह मशवरा या मैं उनसे कुछ मांगे बताता था, हमारे प्रॉब्लम्स बताता. कोविड के वक्त 31 जुलाई को मैं रिटायर होने वाला था. 12 या 13 जुलाई की बात है. वो अपनी आषाढ़ी एकादशी के लिए पंढरपुर आए थे. मैं भी उनके साथ था. डिविजनल कमिश्नर बोल के मैंने जाना, तो प्रोटोकॉल था और बहुत लिमिटेड लोग थे क्योंकि कोविड होने की वजह से किसी को आने की परमिशन नहीं थी. लिमिटेड पालकीज. और तो नेक्स्ट डे जैसे ही वो बाहर निकल रहे थे, हमने सबने मास्क पहन के रखा था क्योंकि कोविड था. मैंने बोला सर अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं आपके साथ एक फ़ोटो खींच लूँ क्या. मास्क निकाल के बोले काढ़ा. उन्होंने ही अपना मास्क निकाल दिया, फ़ोटो निकाला. मैंने फ़ोटो का विल टेक सो भी नहीं. बोले नहीं सर मैं ये मंथ एंड को रिटायर हो रहा हूँ. आई थिंक ही वॉज नॉट बिलीविंग वॉट आई वॉज सेइंग. वो फिर गाड़ी में बैठ गए, खुद चला रहे थे. मेरे को फिर बुला लिया, तुम खरच रिटायर होता है. मैं हो. कुछ नहीं बोले, निकल पड़े. 30 जुलाई को फिर वो पूना में आए कोविड की रिव्यू मीटिंग लेने के लिए. तब वो आने के पहले 5-10 मिनट डिप्टी सीएम साहब अजीत दादाजी तब आए थे वहाँ, और हम कुछ ऑफिसर बात कर रहे थे. बोले देखो मैसेकर साहब कल रिटायर हो रहे, आज मीटिंग अटेंड कर रहे, कितने व्यस्त रहे, नहीं तो लोग लास्ट के 6 महीने एंजॉय करते. तो अजीत दादाजी बोल दिए वो कहाँ रिटायर हो रहे. बोले उनको नहीं रिटायर होने दिया जाएगा, सीएम साहब उनको बहुत चाहते हैं. और हमारी ऐसी बात चली रही थी. तब उधर से मेहता साहब आ गए जो उनके चीफ एडवाइज़र थे. मेरे को उन्होंने बुला लिया. मेरे को बोले तुम क्या करने वाले हो रिटायर होने के बाद. बोला यहीं रहने वाला हूँ. तो बोले सीएम सर की कुछ इच्छा है, आप जाके उनको मिलो रेस्ट हाउस पे. मैं गया. सीएम सर ने बोला कि तुम्ही टुमारो यू आर रिटायरिंग. मैं बोला हाँ मैं रिटायर हो रहा हूँ, तो मेरे साथ काम करना चाहोगे क्या. मैंने कहा मैं इमीडिएटली तो मैं रिस्पॉन्ड नहीं करता, मुझे एक 15 दिन का तो ब्रेक लेने दीजिए. तो ठीक है 15 अगस्त के बाद हम मिलेंगे. शायद 16 अगस्त या 17 अगस्त हो. मैं उनको मिला और तभी उन्होंने कहा कि यू बिकम माई एडवाइज़र. मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं कोविड की वजह से फैमिली मैं शिफ्ट नहीं कर पाऊँगा, मैं पूना में हूँ. ही सेड नो प्रॉब्लम, यू कैन बी इन पूना. जब भी ज़रूरत हो मैं बुला लूँगा, या तो हम फ़ोन पे तो संपर्क पे रह सकते हैं. और उसके बाद मैं उनका एडवाइज़र बना. अब ये फैक्ट्स है कि ना मैं उद्धव ठाकरे साहब को पहले जानता था और ना ही वो मेरा काम छोड़ के मुझे जानते थे. शायद मेरा काम उनको पसंद आ गया, इसीलिए उन्होंने मुझे उनका एडवाइज़र बोल के नियुक्त किया. जिस दिन उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, शाम को फेसबुक पे उन्होंने इस्तीफ़ा दिया. जैसे ही 23 तारीख को उन्होंने वर्षा छोड़ दिया, मेरे ख्याल से
रेजिग्नेशन के 5-6 दिन पहले उन्होंने वर्षा छोड़ दिया। उसी दिन मैंने मेरा रेजिग्नेशन टाइप करके रखा। जैसे उन्होंने फेसबुक पे रेजिग्नेशन दिया, मैंने फ़ोटो स्कैन किया और उनको भेज दिया कि मैं भी रिज़ाइन कर रहा हूँ, क्योंकि आई वॉज हिज एडवाइज़र। इट वॉज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, इट वॉज जस्ट अ पर्सनल एडवाइज़र थी। तो मुझे ये उचित नहीं लगा कि मैं बाद में भी कंटिन्यू करूँ, और मैंने छोड़ दी पोस्ट। तो एक लंबी कहानी है कि सीएम को घेराव डालने से सीएम का एडवाइज़र। तो ये ट्रांजिशन ऑफ माय लाइफ समझो, या मेरी लाइफ की। पर सिर्फ एक सीएम के साथ में आपके करीबी रिश्ते नहीं रहे, कई सीएम जो हैं उनके साथ में आपके, या कई राज्य के पावरफुल पॉलिटिशियंस के रूप में जिन्हें हम देखते हैं, एक तरीके से नीति निर्धाता वो राज्य के हैं या मानते हैं, लंबे समय तक रहे, उनके साथ में भी आपके बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। अशोक चौहान साहब के साथ में तो आप ही नहीं, आपके पूरे परिवार के बहुत घनिष्ठतम संबंध रहे हैं। और उसके बाद में चाहे मौजूदा सीएम देवेंद्र फडणवीस साहब हों, या डिप्टी सीएम स्वर्गीय अजीत दादा पवार हों, एकनाथ शिंदे हों, आपने कई लोगों के कार्यकाल में बहुत करीब के साथ में उनके साथ में काम किया। तो मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि जो पॉलिटिशियन इतने बड़े पद तक जाते हैं, आखिर उनका क्या माइंडसेट रहता है, या क्या अन्य नेताओं से इन नेताओं की क्वालिटी आपने महसूस की, जिन्हें एक तरीके से इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालने के मौके मिले, अपॉर्चुनिटी मिली? क्या एक चीज़ बहुत कॉमन मिली, या आप इंडिविजुअली आप बता पाएँ कि ये जो 4-5 प्रमुख नाम हैं, इनके प्रमुख ये मूल गुणधर्म हैं जो आपको बहुत आकर्षित करते हैं या महत्वपूर्ण लगते हैं? ये संयोग है कि मैंने अशोक चौहान जी साहब जब सीएम थे तब उनके साथ काम किया। जब मैं नांदेड़ गया तब तो वो सीएम नहीं थे, ही वॉज जस्ट ए गार्डियन मिनिस्टर, बट लेटर ऑन ही बिकेम सीएम। मैंने देवेंद्र फडणवीस जी से उनके साथ भी काम किया। मैं चंद्रपुर में कलेक्टर था, वहाँ से एनआईटी या एनएमआरडी आ गया। फिर बाद में मैंने डिप्टी सीएम अजीत दादा पवार साहब के साथ भी काम करने का मुझे मौका मिला, पूना डिविजनल कमिश्नर बोल के। और जैसा अभी मैंने बताया, उद्धव ठाकरे जी साहब के साथ भी काम करने का मौका मिला। जैसा मैंने शुरू में कहा था, कोई पॉलिटिशियन से मेरी ऐसी मतलब बहुत उनसे एडवर्स ट्रीटमेंट उन्होंने ना मुझे दी, ना मैंने किसी से एकदम कॉन्फ्लिक्ट लिया। जो भी मैं काम कर सकता था, जो भी मेरा बेस्ट मैं दे पाता, मैं देने की कोशिश की। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब जो जिनके नाम हमने लिए, या और भी है कई है जिनके नाम मैं नहीं लेता हूँ क्योंकि मैंने उनके साथ नहीं काम किया। वो पवार साहब, बड़े पवार साहब हो या और कोई हो, बट ये लोगों में कुछ अलग क्वालिटी रहती है, इसीलिए वो उस पद तक जा पाते हैं। क्या वो क्वालिटी, उनका आकलन करना या उनके बारे में मैंने बताना ये बहुत बड़ी बात होंगी। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन 2-3 चीज़ें जो मैं उनके बारे में समझ पाया हूँ। बहुत मैच्योर, नो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, दे अंडरस्टैंड द इशू, वो समझ लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। और एक आध बार हमसे गलती भी हो गई, मेरे से भी हो या किसी से भी हो, तो वो समझ लेते हैं। टाइम की पाबंदी, वक्त की, समय की मर्यादा या समय पे काम करना, ये सब इनके एक अलग क्वालिटी है जो शायद किसी और आम नेता में नहीं देखी जा सकती। ये चारों जिनके मैंने नाम लिए, ये सब वक्त के बारे में इतने पंक्चुअल है, इतने पंक्चुअल है
थे दादाजी, दादा के बारे में मैं कर पाता हूँ कि जो समय दिया वो समय पे खुद तो हाजिर रहेंगे और जब भी समय मुझे दिया तो वो समय फॉलो करेंगे, चाहे कितने बड़े भी वरिष्ठ नेता उस समय आए तो वो कहते थे कि भाई इनको समय दिया तो मैं इनको मिल एक लूंगा। आध किसी नेता का किस्सा हो ऐसा? ऐसे सबका है, मैं सबके बता सकता हूँ। अशोक चौहान साहब का भी है, उद्धव ठाकरे साहब का भी है, प्रेजेंट सीएम देवेंद्र जी फडणवीस साहब का भी है। सबने जब मुझे, और मेरी ये आदत रह चुकी है कि जब ये सीनियर नेता है तो उनको बगैर समय लिए मिलने की मैं ज़्यादा ज़रूरत नहीं करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि समय ले और उनको मिले, भले ही 2 मिनट के, क्योंकि हमें ये समझना चाहिए कि मेरी जितनी व्यस्तता है उससे तो 100 गुना ज़्यादा उनकी व्यस्तता रहती थी, क्योंकि मैं तो एक छोटा ऑफिसर बोल के काम करता था, वो तो स्टेट के लिए देख रहे थे। अब तो आप रिटायर हो गए हैं, लेकिन कभी मन नहीं पड़ा कि कॉलेज के पुराने दौर को फिर से याद किया जाए? जिस तरीके से कॉलेज में हम कॉलेज के नेता थे स्टूडेंट्स के, अब रियल लाइफ में भी नेता बने, पॉलिटिक्स में मौका या किस्मत आजमाए, ऐसे मौके आए या अपनी तरफ से प्रयत्न हुए, या ऐसी कोई जो अपॉर्चुनिटी आती है तो उसके लिए रास्ता मन खुला हुआ है? पॉलिटिक्स कॉलेज दिनों में मैंने की, एक स्टूडेंट नेता के तौर पे किया। ऑफिसर एसोसिएशन का भी करीब करीब 17 साल सेक्रेटरी रह चुका। अब अगर चांस मिलता है तो शायद हिचकिचाऊंगा नहीं, बट उसके लिए उसके पीछे दौड़ना मैं नहीं चाहता। अगेन वही बात, अगर डेस्टिनी में है तो आएगा, कहीं से आएगा। तो क्या ज्यादा रुचिकर है, ऐसा कोई जरूरी स्टेट नहीं। का अपर हाउस या देश नहीं का नहीं, अपर ऐसा हाउस? तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये तो वरिष्ठ लोगों को सोचना है कि जो भी मेरी जीवनी है उनके सामने है, अगर उनको लगता है कि उसका कुछ यूज़ किया जा सकता है तो वो करें। आज जो भी कैपेसिटी में मैं काम कर रहा हूँ, कुछ तो काम स्टेट के लिए ही कर रहा हूँ। और आपने कॉलेज दिनों की बात की, एक अच्छा है, वो कहते हैं कि सबसे बड़ा आपको आपकी बढ़ती उम्र को रोकना है तो आपके फ्रेंड्स है। मैं लकी हूँ कि मेरे कॉलेज स्कूल के ज़माने के करीब करीब 20 दोस्त मेरे पूना में हैं। कॉलेज के ज़माने के 25 एक दोस्त है, ऑफिसर में से 25-30 दोस्त है। तो अलग अलग मौके पे हम मिलते रहते हैं, एंजॉय करते हैं, पुरानी यादों को रिवाइव करते हैं। और पुरानी यादों का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप वो एज में चले जाते हो। आपको वो कॉलेज डेज जब याद आते हैं तो यू आर ऑटोमेटिकली गोइंग इनटू दैट एज। यू बिकम लाइक अ स्कूल बॉय, यू बिकम लाइक अ कॉलेज बॉय। तो वो एक अलग ये रहता है। वेटनरी में मैं पढ़ता था, करीब करीब हर 2 साल के बाद हमारे बैच के हम सब मिलते हैं, कहीं ना कहीं मिलते हैं, और सब वो पुरानी यादें, सब पुराने किस्से सब याद फरमाते हैं।